हेलो स्टूडेंट, आई एम रमाकांत शर्मा। और हमारा वही चैप्टर चल रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, कोशिका एक परिचय, सेल एंड इंट्रोडक्शन। और ये वीडियो है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट ही पेपर चल रहा है और चैप्टर का नाम है कोशिका एक परिचय। कोशिका एक परिचय में हमने सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद जस्ट मैंने स्टार्ट किया था आपको कोशिका का सबसे पहले मैंने आपको इतिहास बताया, उसकी खोज वगैरह के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको कोशिका सिद्धांत से अवगत करवाया। तो हमारा यहाँ कोशिका सिद्धांत तक क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक हम बात करेंगे यहाँ पर कोशिका के प्रकार की, ठीक है, और एक हम स्पेशली बात करेंगे पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर की, और उसके बाद हम देखेंगे कोशिका की एक विस्तृत संरचना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमने कोशिका प्रारंभ किया था तो कोशिका हमने किसके संदर्भ में प्रारंभ की थी? जीवों के संदर्भ में। किसके संदर्भ में प्रारंभ की थी? जीवों के संदर्भ में। हमारा पॉइंट है कोशिका के प्रकार, लेकिन कोशिका के प्रकार कैसे आएगा जब हम पढ़ेंगे जीव के बारे में। ठीक है, तो जीव क्या होता है, जीव किसे कहते हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो ज्यादातर वे संरचनाएं जिनमें क्या उपस्थित हो, जीवन, उन्हें क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। ज्यादातर ये आएगा आंसर। लेकिन देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक है एनसीईआरटी के हिसाब से, एक है राजस्थान बोर्ड के हिसाब से, और एक है सीबीएच इसके हिसाब से। ठीक है, अब जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन हमेशा किस पर आता है? इसके ऊपर, ना तो इसके ऊपर ना ही इसके ऊपर। मतलब जीव से संबंधित परिभाषाओं को आज तक जितने भी एग्जाम में सही माना गया है वो किसके आधार पर माना गया है? एनसीईआरटी के आधार पर, कि एनसीईआरटी ने जो इसकी परिभाषा दी है या इसके जो पॉइंट बताए हैं उनको ही क्या माना गया है? सही, और उन्हीं का हम क्या करेंगे यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जीव किसे कहते हैं? जीव उसे कहते हैं जिसमें क्या पाई जाए? वृद्धि। ऐसी संरचनाएं या ऐसे कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर जिनमें क्या उपस्थित हो? वृद्धि उपस्थित हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? जीव कहा जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये संरचनाएं स्वतंत्र रूप से क्या करेंगी? जनन करेंगी, तो भी इन्हें क्या कहा जाएगा? जीव कहा जाएगा। अगर इन संरचनाओं में उपापचय पाया जाएगा तो भी इन्हें क्या कहा जाएगा? जीव कहा जाएगा। और अगर ये संरचनाएं बाहरी उद्दीपन के प्रति क्या दर्शाएं? अनुक्रिया दर्शाएं, तो भी इन्हें क्या कहा जाएगा? जीव कहा जाएगा। इसका मतलब वे संरचनाएं जिनमें वृद्धि, जनन, उपापचय एवं बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया पाई जाती है उन्हें जीव कहा जाता है। ठीक है, चार ये जो चीजें हैं ये जीव के मुख्य लक्षण हैं। वृद्धि मतलब यहां पर है ग्रोथ, जनन मतलब यहां पर है रिप्रोडक्शन, उपापचय मतलब यहां पर है मेटाबॉलिज्म, और अनुक्रिया मतलब यहां पर है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। मतलब GRMR, या आपको ट्रिक याद रखनी है, GRMR। वे संरचनाएं जिनमें चार चीजें होंगी वो जीव कहलाएगा। अगर ये चार चीजों में से कोई भी अनुपस्थित हुई तो जीव नहीं कहलाएगा। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आधारभूत आवश्यकता है जीव होने के लिए। जी मतलब ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब वृद्धि, आर मतलब रिप्रोडक्शन मतलब जनन, एम मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय, और आर मतलब रेस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। ठीक है, और इसी से प्रेरित होकर एक वैज्ञानिक आया था। कौन सा वैज्ञानिक आया था? आपको याद होगा, वीटेकर। इस वैज्ञानिक ने क्या दी थी? पंच जगत प्रणाली। और इसी वैज्ञानिक ने पंच जगत प्रणाली में कोशिका संरचना को क्या बनाया था? आधार बनाया था। वीटेकर अपनी पंच जगत जो प्रणाली प्रस्तुत करता है वो किस आधार पर करता है? CENTR। इन पांच चीजों पर आधारित करके अपनी पंच जगत प्रणाली दे रहा है।
5 चीजें कौन कौन सी है? पहला सी मतलब है सेल स्ट्रक्चर मतलब कोशिकीय संरचना, ई मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उद्विकासीय संबंध, एन मतलब न्यूट्रिशन पोषण, टी मतलब थैलस संरचना और आर मतलब रिप्रोडक्शन मतलब है जनन। इन 5 चीजों को आधार मानता है। इन चीजों का यहाँ पर कोई मीन नहीं है अभी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें पढ़ना है कोशिका के प्रकार, और कोशिका के प्रकार आता है यहां से। यहां पर जो कोशिकीय के प्रकार लिखा हुआ है उसी प्रकार के बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन। चूंकि हम कोशिका पढ़ रहे हैं इसलिए हम लेंगे कोशिका के प्रकार, और इस कोशिका के प्रकार का वर्गीकरण में सबसे पहले आधार किसने बनाया? वीटेकर ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहां पर आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब है टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो जीवों में सामान्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हैं। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय नहीं है, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है, इसको छोटा लिखते हैं फिर इसको उस फॉर्म में कर लेंगे चार्ट के फॉर्म में। एक कोशिका कौन सी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, पहली कोशिका। दूसरी कोशिका कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो हमारे पास 2 प्रकार की कोशिकाएं हो गई हैं। पहली कोशिका का नाम क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी कोशिका का नाम क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है या इनमें अंतर क्या है। पहले भी आपकी चीजें देखी हुई होंगी, तो आज इन्हें थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। इसका पहला पॉइंट, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनको अगर देखा जाए तो ये 2 शब्दों से बनी है, प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो मतलब प्राचीन, प्राचीन मतलब आद्य मतलब पुराना। ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब होगा केंद्रक। वे कोशिकाएं जिनमें किस प्रकार का केंद्रक पाया जाए? प्राचीन या आद्य केंद्रक। और प्राचीन या आद्य केंद्रक किसे कहते हैं? प्राचीन या आद्य केंद्रक का मतलब है केंद्रक तो होगा लेकिन केंद्रक के चारों ओर क्या नहीं होगा? आवरण नहीं होगा। मतलब इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक आवरण क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और जब किसी केंद्रक के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता तो ऐसी कोशिकाओं में उपस्थित केंद्रक को केंद्रकाभ कहा जाता है। इंग्लिश में इस केंद्रकाभ को कहते हैं न्यूक्लियोइड। इंग्लिश में केंद्रकाभ को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो इनमें क्या होगा? इनमें केंद्रक आवरण अनुपस्थित होता है, और चूंकि केंद्रक आवरण अनुपस्थित है तो ऐसे केंद्र को केंद्रकाभ कहा जाता है या फिर न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक 2 शब्दों से बना, यू प्लस कैरियोटिक। क्यू का मतलब क्या है? नया, नवीन, और कैरियोटिक मतलब केंद्रक। मतलब केंद्र कैसा होगा? नवीन होगा। यानी कि इनमें केंद्रक जो होगा वो आवरण युक्त होगा। कैसा होगा? आवरण युक्त। इसे वास्तविक केंद्रक भी कहा जाता है। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? वास्तविक केंद्रक। किस प्रकार का केंद्रक है? वास्तविक प्रकार का केंद्रक। ठीक है, यह हो गया आपका पहला पॉइंट। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में कैसी होती हैं? स्मॉल। स्मॉल का मतलब आकार में कैसी होंगी? छोटी होंगी। इनका जो आकार होता है वो 0.1 म्यूएम से लेकर के 5 म्यूएम तक होता है। ठीक है, आकार में कैसी होंगी ये कोशिकाएं? छोटी होंगी। आकार कितना होगा? 0.1 म्यूएम से लेकर के 5 म्यूएम तक, मतलब अत्यंत छोटी आकार की। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 5 म्यूएम से क्या होता है? बड़ा होता है। इसका मतलब इन कोशिकाओं का आकार क्या होगा? बड़ा। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है।
किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की। पेप्टिडोग्लाइकिन क्या होता है? जब अमीनो अम्ल और म्यूरेमिक अम्ल जैसे पदार्थ जो होता है वो अगर आपस में मिल जाएं किसी शर्करा के साथ, तब किसका निर्माण होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। किंतु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति इनमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखी जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल कोशिका भित्ति उपस्थित होगी। किनमें? पादपों में। जंतु जो होंगे उनमें कोशिका भित्ति क्या होगी? अनुपस्थित होगी। और जो पादप कोशिका भित्ति रखेंगे उनमें पादप की जो कोशिका भित्ति होगी, कोशिका भित्ति आपको पता है पादप की किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है। पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होगी? सेलुलोज से। तो अगर कोशिका भित्ति होती है यूकैरियोटिक में तो सेलुलोज से बनी हुई होगी। सेलुलोज से बनी हुई होगी, अन्यथा जंतु कोशिका में क्या होगी? ये अनुपस्थित। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन से। क्लियर दैट? यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहां पर कोशिका कला की। ठीक है, कोशिका कला जो होती है सामान्यतः कोशिका कला जो है, कोशिका कला मतलब सेल मेम्ब्रेन, उसकी बात करेंगे। कोशिका भित्ति के बाद कौन आती है? कोशिका कला। और कोशिका कला को प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली नाम क्रैमर और नेगेली नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। तो अब हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली की। ठीक है, जिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं उनमें श्वसन संबंधी एवं प्रकाश संश्लेषण संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब इनमें सामान्य ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन उस कोशिका झिल्ली में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण संबंधी क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। क्यों? एक छोटी सी चीज बता देता हूं। जैसे जीवाणु कोशिका झिल्ली को अगर देखा जाए तो इस प्रकार अंदर की तरफ एक थैलेनुमा संरचना बनाती है। इस थैलेनुमा संरचना को कहते हैं मीसोसोम। और ये थैलेनुमा जो संरचना है, ये जो मीसोसोम है वो किस में सहायता करती है? श्वसन में सहायता करती है। अब ये किससे बनी है? कोशिका झिल्ली से बनी है। कोशिका झिल्ली से बने होने के कारण ही इसके अंदर, क्योंकि श्वसन में सहायता कर रही है, इसलिए इसमें किसके एंजाइम पाए जाते हैं? श्वसन से संबंधित। और इसके अलावा कुछ जीवाणुओं के अंदर जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो हैं, या फिर कुछ और जैसे जीवाणु हैं, आयरन सल्फर जीवाणु जो हैं, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होंगे? एंजाइम पाए जाएंगे। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होंगी उनमें कोशिका झिल्ली सामान्य होगी। किस किस से बनी हुई होगी? प्रोटीन से बनी हुई होगी और फास्फोलिपिड से बनी हुई होगी। लेकिन इनमें किसी भी प्रकार के कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाएंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एंजाइम पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट, संपुट। संपुट मतलब कैप्सूल। संपुट मतलब कैप्सूल। देखो, जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जैसे कि जीवाणु वगैरह को सम्मिलित किया गया है, तो उनमें संपुट या कैप्सूल क्या होता है? उपस्थित होता है। संपुट या कैप्सूल क्या पाया जाएगा? उपस्थित होगा। जबकि जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उन सभी में संपुट या कैप्सूल कैसा होगा? अनुपस्थित होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र की बात मैं पहले ही कर चुका हूं कि केंद्र का आवरण कैसा होगा, और केंद्र का आवरण नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो पादप होगा उसकी रिक्तिकाएं बड़ी होगी, जबकि जंतुओं की रिक्तिकाएं छोटी होंगी, लेकिन रिक्तिकाएं पाई जाएंगी किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। किसमें नहीं पाई जाएगी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, इसके अलावा झिल्लीबद्ध, झिल्लीबद्ध मतलब वे कोशिकांग जो झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, तो इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं।
किन में नहीं पाए जाते? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कोई, अंतःप्रद्रजालिका हो गए, लाइसोसोम वगैरह हो गए, ये सारे के सारे अनुपस्थित हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि ये सभी कोशिकांग उपस्थित हैं किसमें? यूकेरियोटिक कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस प्रकार के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। कितने एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 एस प्रकार के। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कितने एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80 एस प्रकार के। कितने एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80 एस प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में तारक काय पाया जाता है। अब ये तारक काय जो होता है निम्न पादपों में तो पाया जाता है, लेकिन उच्च पादपों में नहीं पाया जाता, किंतु शेष सभी जंतु कोशिकाओं में तारक काय क्या होगा? उपस्थित होगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं, उन वर्णकों में मुख्य रूप से ये दोनों में ही पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है यहाँ पर, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कशाभ और पक्षमाभ जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जबकि कुछ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लगभग जितने भी कोशिकाओं की बात की गई है उनमें से ये सभी कोशिकाएं, जिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की हम बात कर रहे हैं, वो सभी कोशिकाएं कैसी होंगी? आद्य होंगी, मतलब पुरानी होंगी, जबकि सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं कैसी है? नवीन है। ठीक है, तो ये एक तरह से अंतर हो गया किसमें? प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक अंतर। आराम से आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और आराम से इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अभी तक सिर्फ हम कोशिका का परिचय देख रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना आप। उसके बाद हम लेंगे पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होता है? जो कि प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक देख ली, अब हम देखेंगे पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर है। पहला पॉइंट, पादप कोशिकाएं आकार में कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। आकार में कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। जबकि जंतु कोशिकाएं आकार में कैसी होती है? छोटी होती है। बड़ी छोटी, छोटी बड़ी। ठीक है, छोटी कौन होगी? जंतु कोशिकाएं। जबकि पादप कोशिकाएं क्या होंगी? आकार में बड़ी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। पादप जो कोशिकाएं होंगी उनमें रिक्तिका कैसी होगी? एक बड़ी रिक्तिका केंद्रीय भाग में होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका कैसी होगी? छोटी होगी। रिक्तिका का आकार कैसा होगा? छोटा। चूंकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका केंद्रीय भाग में पाई जाती है, अतः इनका जो केंद्रक होता है वो किस तरफ पाया जाता है? परिधि की ओर। परिधि की ओर मतलब किनारे की ओर। जैसे ये पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका के बीच में तो क्या होती है? एक रिक्तिका, इसलिए केंद्रक साइड में खिसक जाता है, तो परिधि की तरफ क्या पाया जाता है? इनमें केंद्रक। जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका क्या है? छोटी। अतः जो केंद्रक होगा वो कहाँ पाया जाएगा? वो पाया जाएगा केंद्र में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? उपस्थित होती है। और कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होगी? अनुपस्थित होगी। क्या होगी? अनुपस्थित होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पादप कोशिकाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं? उपस्थित, जिन्हें पर्णहरित, वैसे सम्मिलित रूप से इन्हें लवक कहा जाता है, जिन्हें हरित लवक कहा जाता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं उन सभी पादप कोशिकाओं के अंदर तारककाय क्या होता है, अनुपस्थित। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, ये कहता है तारककाय अनुपस्थित है, लेकिन ध्यान रखना तारककाय सिर्फ और सिर्फ जितने भी उच्चतर पादप होते हैं उनमें अनुपस्थित होता है, लेकिन निम्नतर पादपों में तारककाय पाया जाता है। ध्यान रखना निम्नतर पादप जितने भी होते हैं उन सब में तारककाय पाया जाता है, जबकि जितने भी जंतु कोशिकाएं होती हैं उन सभी में तारककाय क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें विभाजन जब होता है या जब जनन होता है तो एक जनन की विधि पाई जाती है जिसे कायिक जनन कहते हैं, यानी कि कायिक जनन के द्वारा भी ये अपनी संतानों का या अपने नए भागों का क्या कर सकते हैं, निर्माण, जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई क्रिया नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पादप कोशिकाओं की बात की जाए तो कोशिका विभाजन के बाद पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि के द्वारा होता है, एक बीच में प्लेट बनती है और ये प्लेट केंद्र से किनारों की तरफ बढ़ते हुए इस कोशिका को दो भागों में बांट देती है, यानी कि नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण इनमें एक विधि के द्वारा होता है जिसे कोशिका पट विधि कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोशिका पट विधि। जबकि अगर ये जंतु कोशिका होती तो जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन परिधि पर बनी हुई खांच के द्वारा होता है। परिधि पर खांच बनती है, ये खांच परिधि से केंद्र की ओर गति करते हुए इस कोशिका को दो भागों में बांट देती है। इस विधि को कहते हैं खांच विधि। तो इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि द्वारा होता है, खांच विधि के द्वारा। किनमें, जंतु कोशिकाओं में। किसके द्वारा होगा, खांच विधि के द्वारा। जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन किसके द्वारा होता है, कोशिका पट विधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में संग्रहित जो भोजन होता है वो क्या होता है, स्टार्च। पादप कोशिकाओं में संग्रहित भोजन क्या होता है, स्टार्च। जबकि जंतु कोशिकाओं में संग्रहित भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये था आपका पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर। ठीक, आकार बड़ा, आकार छोटा, बड़ी रिक्ति का, छोटी रिक्ति का, केंद्रक परिधि की ओर, केंद्रक मध्य भाग में। कोशिका भित्ति सेलुलोज के बनी हुई, कोशिका भित्ति क्या होगी, अनुपस्थित। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जैसे कि हरित लौह वगैरह पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। तारककाय क्या होगा, निम्नतर पादपों में उपस्थित, जबकि उच्चतर पादपों में अनुपस्थित। जबकि तारककाय जो होता है जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। कायिक जो जनन द्वारा विभाजन हो सकता है, कायिक जो जनन है उसके द्वारा नई संतान का निर्माण हो सकता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता। कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पट विधि द्वारा होता है, जबकि कोशिका द्रव्य का विभाजन जंतु कोशिकाओं में किसके द्वारा होता है, खांच विधि द्वारा। पादप कोशिकाओं में संग्रहित भोजन स्टार्च होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में संग्रहित भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, तो ये था आपका पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर। ठीक, इसके बाद हम लेंगे कोशिका की एक संरचना, जिसके आधार पर हम आइडिया लगाएंगे कि कोशिका कैसी होती है, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती है। ठीक है, तो इस जो वीडियो को, ये जो वीडियो है कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने के लिए, एक जनरल आइडिया लेने के लिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो इसको स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हमने 4 चीज़ें देखी हैं, वैसे तो 3 ही देखी मोस्टली। एक तो हमने देखा जीव, कि जीव किसे कहते हैं, जिसमें वृद्धि, जिसमें जनन, जिसमें उपापचय और जिसमें बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया पाई जाएगी, उन्हें जीव कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखी 2 प्रकार की कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कितना था, 0.1 म्यूएम से लेकर के 5 म्यूएम तक, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 5 म्यूएम से ज्यादा। तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या देखे थे, अंतर। उसके बाद हमने अंतर देखे हैं पादप एवं जंतु कोशिकाओं में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कोशिका की संरचना, कि कोशिका किस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।